आप देखते हैं नेशनल प्रोग्राम में, तो पहला प्रोग्राम जो अपन देखने जा रहे हैं वो है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ट्यूबरकुलोसिस का कंट्रोल प्रोग्राम है, अ, जिसको बोलते हैं एनटीसीपी। एनटीसीपी इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, फुल फॉर्म पूछते हैं एनटीसीपी का क्या मतलब है। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है जो कि स्टार्ट हुआ 62 में। ठीक है, अब इसको याद करते हैं क्योंकि सन पूछे जाते हैं। ये प्रोग्राम जो है टीवी का है, आपको मालूम है। शुद्ध हिंदी शॉर्ट फॉर्म में इसको टीवी बोलते हैं। किसी के यहाँ टीवी चल रही, कितना भी टीवी का शौकीन है, सुबह से उठ जाएगा, रामदेव बाबा की योगा मोगा देखने लग जाएगा। सुबह 6 बजे से उठ गया, टीवी चालू कर ली, दिन भर चली, रात भर 2 बजे तक तो कितना देखेगा, 2 बजे तक तो बंद कर ही देता कोई भी। तो रात को 2 बजे वो बंद हो जाएगी। 6 से लेकर 2 बजे तक कोई टीवी देखता रहता है, ऐसा याद करना है। रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम पर लॉन्च करते हैं, उसमें फिर कुछ नई टेक्निक आ जाती, नई दवाइयाँ आ जाती, तो रिवाइज होता है। तो रिवाइज होने में 1997 1997 में रिवाइज हुआ। कितने साल लगे रिवाइज होने में? 35 साल लगे, 35 ईयर, है ना। 62 में अपन अगर 35 जोड़ेंगे तो फिर वो 1997 हो पाएगा। 35 ईयर्स लग गए रिवाइज होने में। फिर और डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स जो है, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या है, वो एमपीपीएससी में भी आया हुआ है और आपके उसमें भी आता है। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, क्योंकि टीबी का इलाज 6 महीने तक चलना है, तो 6 महीने तक चलना है। तो अगर मरीज ने बीच में दवाई मिस कर दी तो फिर वो ठीक नहीं हो पाएगा, तो अपने सामने ही देना है उसको, तो डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कहलाता है। यह लॉन्च हुआ था 26 मार्च 1997। तो रिवाइज में ये हुआ, डॉट्स आ गया। टीबी की दवाई दे तो रहे थे, लेकिन 6 महीने कौन खाता है, 2 महीने 3 महीने खाता है, फिर उसके बाद में उन्होंने कहा ठीक लग रहा है तो बंद कर दी। तो इसलिए डॉट्स जो है 1997 में लॉन्च हुआ, डॉट्स प्लस प्रोग्राम। अब डाइट यानी देना तो है, डाइट खिलाना तो है टीबी की दवाई, और कौन खिलाएगा, किसकी जिम्मेदारी होगी? तो प्लस, है ना, थोड़ा बहुत जोड़ के ऑर्डर निकालते हैं भैया। टीबी का अलग से अस्पताल बना लो, टीबी का अधिकारी बना दो, डिस्ट्रिक्ट, है ना, छः ने डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर अलग हो जाता है, उसी को काम सौंप दो, वही देखेगा। तो प्लस प्रोग्राम आया 2000 में, है ना, कि कौन जिम्मेदारी लेगा, तो फिर वो प्लस प्रोग्राम 2000 में आया। डॉट्स इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी अवेलेबल फॉर कंट्रोलिंग टीबी, सबसे प्रभावी उपाय यही है टीबी कंट्रोल करने के लिए। डॉट्स इज एज इफेक्टिव अमंग HIV इन्फेक्टेड टीबी पेशेंट एज अमंग दोज हु आर HIV नेगेटिव। मतलब HIV वाले जो पेशेंट होते हैं, अक्सर HIV वालों को टीबी देखने को मिलती है उनके, उनमें भी उतना ही कार्यकारी होती है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टू रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजाइड। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस डेवलप होता है, टीबी की दवाइयाँ अपन खाते हैं, उसमें से ज़्यादातर आरआई के लिए होता है, क्योंकि लंबी यही खानी पड़ती। आरआई, आरआई पटवारी नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे, आरआई रिफाम्पिसिन और आइसोनाइजेट के लिए होता है रेसिस्टेंट। टीबी की कौन सी ड्रग के लिए रेजिस्टेंट जल्दी डेवलप होता है? आरआई। ट्यूबरकुलोसिस एन इन्फेक्शन डिसीज कॉज बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल डिसीज है जिसको जीवाणु कहते हैं, बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम। इट इज स्प्रेड थ्रू एयर बाय पर्सन, एयरबोर्न इन्फेक्शन बोला था अपन ने। क्या बोला था जब अपन ने इन्फेक्शन के प्रकार पढ़े थे, कैसे फैलता है? तो एयर, क्योंकि जो चीज एयर में होगी उसके लिए आपको फिर अस्पताल अलग से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फिर वहां तो जो भी रोगी होगा उसको टीबी हो जाएगी।
तो इसका अस्पताल ही अलग से होते हैं, टीबी अस्पताल अलग से बनते हैं। टीबी हॉस्पिटल टीबी हॉस्पिटल जो है ना, वो हर सिटी में अलग से होते हैं, टीबी हॉस्पिटल, है ना। ये आप सभी को मालूम है, एयर के माध्यम से जाती है। अ सिंगल पर्सन कैन अफेक्ट 10 और मोर पीपल इन इन एयर। अगर किसी व्यक्ति को टीबी है तो वो एक साल में 10 लोगों को और टीबी फैला सकता है। इसलिए आयुर्वेद में जो क्षय है वो अपसर्गिक रोगों में आता है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है? चेन्नई में है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर। तो सेंटर में सी आता है, ये चेन्नई में है। सेंटर कहाँ है? चेन्नई में। और नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ आता है? बेंगलोर में आता है। आईबी इंस्टीट्यूट जो है बेंगलोर में है। जैसे एक वो साइंस का इंस्टीट्यूट विश्वेश्वरैया साइंस सेंटर, वो बेंगलोर में है, वैसे ही टीबी का इंस्टीट्यूट भी कहाँ है? बेंगलोर में। ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट में क्या होता है? द स्टैंडर्ड शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट ऑफ टीबी इज आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिन, पायरेजिनामाइड एंड इथाम्बुटाल फॉर 2 मंथ। मतलब 4 दवाइयाँ 2 महीने चलती हैं। और ये आईआर जो कि रेजिस्टेंट होती थी, आईआर आइसोनाइजर और रिफाम्पिन सिन, ये अगले 4 महीने चलती हैं। तो 4 दवाइयाँ 2 महीने देना है और 2 दवाइयाँ 4 महीने देना है। क्या कह रहा हूँ मैं आपको? मैं ये कह रहा हूँ 4 दवाई, 1 2 3 4, 4 दवाइयाँ 2 महीने चलनी है, फिर 2 दवाइयाँ 4 महीने चलनी है। समझ रहे हैं ना? 4 दवाइयाँ 2 महीने देने हैं पहले, और फिर अगली 2 दवाइयाँ आईआर 4 महीने तक देना है। पेशेंट इज कंसिडर टू क्योर इन 6 मंथ। 6 महीने इलाज चलता है, 6 महीने में ठीक हो पाता है। For latent tuberculosis, the standard treatment 6 to 9 months of isoniazid alone। तो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस किसे कहा था अपन ने? लेटेंट बोलते हैं जिसमें लक्षण नहीं आते, मतलब टीबी इन्फेक्ट है लेकिन उसको सिम्टम नहीं आते कुछ भी टीबी के, ना खांसी आ रही, ना कमजोरी फील हो रही है, तो उसको लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस बोला था। तो चूंकि अभी सिम्टम नहीं आए हैं तो लेटेंट वाले को थोड़ा सा लेट सिम्टम आएंगे, इसलिए थोड़ा और लंबा चलता है लेटेंट वाले में। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में ट्रीटमेंट थोड़ा और लंबा चलता है, 9 महीने तक चल जाता है। इफ द organism is known to be fully sensitive, then treatment is isoniazid, rifampin and pyrazinamide for 2 months, है ना, और फॉलोड बाय आईआर फॉर 6 मंथ। तो जो सेंसिटिव होता है, जैसे मॉन्टेक टेस्ट करा लेते हैं, कोई व्यक्ति ज्यादा सेंसिटिव है तो उसमें ई एलर्जी है, मतलब समझ लें एलर्जी है, तो इथेम्बोटल यूज नहीं होती है ना। ई फॉर एलर्जी, एलर्जी में कौन सी ड्रग यूज नहीं होती? इथेम्बोटल नहीं यूज होती, ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, इथेम्बोटल यूज नहीं होती। फर्स्ट लाइन जो टीबी की ड्रग होती हैं वो हाई उनकी ट्यूबरकुलर एफिकेसी होती है और लो टॉक्सिसिटी है, नुकसान थोड़ा कम करती हैं। इनके में इसमें आती हैं आपके आइसोनाइजाइड, जिसको आईएनएच लिखते हैं, और इसका डोज होता है 300 mg। रिफाम्पिन, जिसको आरएमपी भी लिखते हैं, 600 mg होता है। पायरेजिनामाइड पीजेड ए भी लिखते हैं, और जो इसका डोज होता है 1000। इथेम्बोटॉल को ईएमबी भी लिखते हैं, ईएमपी, और इसका डोज होता है 1000। स्टेप्टोमाइसिन को एसटीएम भी लिखते हैं, और इसका डोज होता है 1500। ऐसा याद करना है, आई सबसे कम आई का है, फिर आर, आई आर, फिर आता है पेस, आई आर पेस, है ना। तो एक पेस होता है जो कि आपने क्रिकेट की भाषा में खूब सुना होगा, पेस।
बोले बॉलर का पेस तेज है, इसके पास पेस है। पेस शब्द जो है वो काय के लिए यूज होता है, गति के लिए यूज होता है। ठीक है, पेस यानी गति। तो देखो यहाँ पर आईआर में कम डोज थे 300 600, और यहाँ से गति चालू हो गई यानी डोज बढ़ के 1000 पहुंच गया, और यहाँ पर एस में तो सबसे ज्यादा स्पीड हो गई। एस को स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड बढ़ गई, 1500 पहुंच गया। ये अपने दिमाग को याद कराने के तरीके हैं कि हमें डोज कैसे याद रह जाए। तो आईआर का सबसे कम था 300 600, और पेस में 1000 और 1500, ऐसा करके आपको इनको याद रखना है। स्टैंडर्ड ये टीबी का ट्रीटमेंट है। वो इसमें ये डोज जो है एक पेशेंट के लिए जिसका वजन 50 किलो से ज़्यादा है, मोर देन 50 kg। वैसे भी टीबी वालों का वजन ज़्यादा होता नहीं है ना। मोर देन 50 kg जिसका वजन है उसके लिए होता है। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट आते हैं तो ये बिल्कुल ये नहीं पढ़ना है आपको, बहुत कोई ज़रूरी नहीं है इसमें समय व्यर्थ करें। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ही चलता है नेशनल प्रोग्राम में, कोई भी अलग से आप कुछ नहीं जोड़ सकते हो। अब अगर आपको 7 दिन तक एंटीबायोटिक कई लोग खाते हैं तो उनको बोलते हैं कि मुंह का स्वाद चला गया, मुंह जो है स्वाद लेने लेते नहीं बन रहा है, और है ना शरीर में कमजोरी फील हो रही। तो अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने टीबी का इलाज चलेगा तो उसकी क्या हालत होगी। तो इनके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, है ना, दुष्प्रभाव होते हैं, वो एग्जाम में आते हैं। तो आइसोनाइजाइड के क्या होते हैं, आइसोनाइजाइड का होता है न्यूरोटॉक्सिसिटी और हेपेटाइटिस। तो इसके नाम को याद रखना है, आइसोनाइजाइड का आ, ये आई हो गया, और एन फॉर न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है, और एच फॉर हेपेटाइटिस। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि इससे क्या होता है। तो आइसोनाइजाइड का आई, न्यूरोटॉक्सिसिटी का एन, और हेपेटाइटिस का एच ले लिया अपन ने। तो इसके नाम में ही छुपा है कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं न्यूरोटॉक्सिसिटी और हेपेटाइटिस। ठीक है, अब आते हैं रिफम्पिसिन में। तो रिफम्पिसिन में होता है आरएमपी। तो आर से इसमें रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, आपका रीनल फेल्यूर होता है, आर फॉर रेस्पिरेटरी और रीनल फेल्यूर। ठीक है, आर से आर से क्या बना, रेस्पिरेटरी और रीनल, दो बन गए आर से। एम से क्या बनाना है, एम से एक शब्द बनाना है मल्टीपल सिंड्रोम। मल्टीपल सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारी लक्षणों का समूह। एम से मल्टीपल सिंड्रोम, और पी से परप्यूरा। परप्यूरा है, और एक है और लिख लो है, ये मतलब है आरएमपी का। ये अपने दिमाग में आपको मतलब फिट करना है आर इसका। समझते हैं क्या हम याद करना चाहते हैं। आर का मतलब हमने कहा है कि रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और रीनल फेल्योर हो जाएगा। एम से मल्टीपल सिंड्रोम है, तो कितने सिंड्रोम आते हैं इसमें, कोटेनियस सिंड्रोम आता है, फ्लू सिंड्रोम आता है, एब्डोमिनल सिंड्रोम आता है। ठीक है, तो ये सारे सिंड्रोम आ गए। मल्टीपल सिंड्रोम कौन सी, कोटेनियस, फ्लू और एब्डोमिनल सिंड्रोम। परप्यूरा और है से ये हीमोलाइसिस। ठीक है, इससे ज्यादा आपको शौक में जाने की जरूरत नहीं है, इतना याद कर लिया बहुत है ना। शौक में तो आपको जाने की जरूरत है नहीं है। तो ऐसे करके आप इनको याद कर लोगे। रेस्पिरेटरी रीनल सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रीनल फेल्यूर, मल्टीपल में आएगा कोटेनियस, फ्लू और एब्डोनल, है ना। ये मल्टीपल में सी ए एफ, कफ, क्योंकि टीबी वाले को कफ निकलता है ना, कफ, कफ के 3 सिंड्रोम आ जाएंगे। कौन कौन से, कोटेनियस, एब्डोनिमल और फ्लू सिंड्रोम। कफ के सिंड्रोम आ जाएंगे, कफ। एसएमएस को अगर अपन कन्वर्ट करेंगे हिंदी में तो इसका क्या लिख के आ जाएगा, कफ।
तो ये सी, ये ए और ये एफ, कफ हो गया। कफ के सिंड्रोम होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं इथोम्बिटोल में। इथोम्बिटोल में है लॉस ऑफ विजुअल एक्टाइल कलर विजन ड्यू टू द ऑप्टिक न्यूराइटिस। तो ई से इथोम्बिटोल में याद रखना है, ई फॉर आई। आई की स्पेलिंग ई से चालू होती है, आप सभी को मालूम है। आई में प्रॉब्लम चालू हो जाती है इथेम्बोटॉल में, ऐसा याद रखना है। आई में क्या हो जाएगा, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है। आंख में जब प्रॉब्लम होती है, आंख में जब प्रॉब्लम होती है तो आप, आंख में जब प्रॉब्लम होती है तो आप क्या बोलते हो कि मेरी आंख में प्रॉब्लम होगी, अब तो चश्मा नया बनवाना पड़ेगा। तो ये न्यू ऑप्टिक, उल्टा पढ़ो इसको, न्यू ऑप्टिक, नया ऑप्टिक। ऑप्टिक चश्मे को कहते हैं, है ना। तो नए ऑप्टिक खरीदने पड़ेंगे आपको इथेम्बोटॉल में, ऐसा करके याद आ जाएगा आपको। पायरेजेनामाइड की जो स्पेलिंग है वो है PZA, ऐसा पढ़ा था ना मैंने यहाँ पर, क्या था, PZA। तो यहाँ पर पायरेजेनाइड में PYR आता है, जिसको बोल सकते हैं अपन प्यार। पायरेजेनामाइड को किसी से प्यार है, तो अपन ने बोला कौन है वो, तो वो है हेपेटो, यानी लिवर, है ना। लिवर से प्यार है। इन दोनों का पीएच अच्छा है। पीएच जानते ना आप, पीएच अच्छा है। प्यार है हेपेटो से, पायरोजेनामाइड करता है हेपेटो टॉक्सिसिटी। स्टेप्टोमाइसिन जो है, एस, एस से अपन को याद करना है स्रोत। स्रोतेंद्री कहते हैं अपने कान को, कान को स्रोत कहते हैं, स्रोतेंद्री। तो स्रोतेंद्री यानी सुनने वाली, जो हमारी ऑडिटरी नर्व डैमेज है, वो इससे होती है, ऑडिटरी नर्व डैमेज स्टेप्टोमाइसिन से होती है। ओमिलियस इनकर स्टेपिडियस बोन भी होती है अपने उसमें, कान में। तो स्रोतेंद्री को प्रभावित करने वाले होते हैं, करने वाली होती है स्टेप्टोमाइसिन। ठीक है। आइसोनाइजेट रिफाम्पिसिन, इथेम्बुटोल एंड पायरिजेनाइड आर सेफ फॉर फीटस, फीटस के लिए सेफ होते हैं। कौन सा नाम नहीं है इसमें, ये स्टेप्टोमाइसिन नहीं होती, है ना। स्टेप्टोमाइसिन फीटस के लिए सेफ नहीं होती, बाकी चार होती हैं। ठीक है।